हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी 0.5। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट फिजिक्स का पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपने अगर 80 लघु उत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 80 लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर उस वीडियो में कराया गया है। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और जो भी VVI क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में हम बताते जाएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का तीनों साइंस का इस चैनल पर अपलोड होगी वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे चल के आपको फ़ायदा देगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है, अपसारिक समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? अपसारी समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है, समांतर किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, अपसारी किरणपुंज क्या होता है। यहाँ पर देखिए, अपसारी किरणपुंज क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है तो इस प्रकार के किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ देखिए एक बिंदु स्रोत है, एक बिंदु से बहुत सारे किरण क्या हो रहा है, एक बिंदु से बहुत सारे स्रोत निकलकर फैल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। जैसे परिभाषा में ही कहा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, एक बिंदु स्रोत से क्या कर रही है? निकलकर फैल रही है, इस प्रकार के किरणपुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसको आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कलम कापी लेकर पढ़ने बैठिए, इसको नोट करते जाइए और एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, इसको याद करते जाइए नोट करके। अगर हम ज़्यादा समझाना अगर चालू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन आंसर सीधा कराते चलेंगे। आप कलम कापी लेकर बैठिए और इसको नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, तो किरणों के इस समूह को हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो किरणों के इस समूह को हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि समांतर है। देखिए यह समांतर है कि नहीं, एक दूसरे के समान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या है, यहाँ पर समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से पर आकर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, किरणों के इस समूह को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इस किरणों के इस समूह को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यहाँ पर फिगर बनाना भूल गए हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है परिभाषा में। जब प्रकाश के किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर क्या आकर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किरणों के इस समूह को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे किरण यहाँ पर एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। चलिए यहाँ पर फिगर बनाना भूल गए थे, ऐसा फिगर आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी, परिभाषी तथा अपारदर्शी पदार्थ में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए, यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। पारदर्शी, परिभाषी तथा अपारदर्शी पदार्थ में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है। चलिए सबसे पहला देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। सबसे पहला क्या? पारदर्शी पदार्थ देखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको नोट करते जाइए और याद करते जाइए, इसको नोट कर लीजिए याद करने के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर समझिए, कांच, पानी, हवा। देखिए कांच
क्या है, कांच जैसे शीशा हुआ, शीशा कांच को शीशा कहा जाता है, जैसे शीशा ग्लास कांच को कहा जाता है, उसमें है देखिए प्रकाश आसानी से पार कर जाएगी। क्या कर जाएगी, आसानी से पार कर जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर, परभासी पदार्थ। क्या है, परभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परभासी पदार्थ कहलाते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि घिसा हुआ कांच, जैसे तेल लगा हुआ कागज, दूध इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अपारदर्शी पदार्थ क्या है। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिएगा, लकड़ी, लोहा, पत्थर, टेंट, धातु की प्लेट इत्यादि। यह सब आसानी से नहीं पार होगा, इसमें है प्रकाश पार नहीं होगा, यानी कि अपने में से प्रकाश को नहीं जाने देगा। इसी को क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, VVI क्वेश्चन है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, यह परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। इसको नोट करके कॉपी में और याद कर लीजिएगा। जो भी VVI क्वेश्चन होगा उसको हम बताते चलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ पर समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। इसको फिगर से समझाएंगे तो अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। इसका दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस फिगर में यहाँ जैसे समझिएगा, सबसे पहले यह समतल दर्पण ले लिया गया है। यह क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण, यह बिंदु जो है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जो यह प्रकाश इस बिंदु पर आ रही है उसे आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इस बिंदु से यह प्रकाश जो जा रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और जो इस पर बीच में जो यह डैश डैश घिसा गया इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इस कोण को I बोलते हैं और इस कोण को R बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। यह चित्र प्रकाश के परावर्तन का चित्र है। इस जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 नियम लिखकर इस फिगर को बना देंगे तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर जरूर मिल जाएगा। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन भी VVI है। वास्तविक, यह भी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। वास्तविक और आभासी। आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। कभी आभासी भी दिया हो सकता है, कभी काल्पनिक भी दिया हो सकता है। दोनों का मतलब एक ही समझिएगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है इसमें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे। इसमें सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब का सबसे पहला पॉइंट है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसमें पहला पॉइंट है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और इसमें आभासी प्रतिबिंब क्या है, परिभाषा ही सबसे पहला पॉइंट हमने ले लिया है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर
प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कलात्मक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यह वस्तु के अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। इसका तीसरा पॉइंट है, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। चलिए इसका 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर इसका पॉइंट है, यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनाता है। यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनाता है और यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनाता है। यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनाता है। यह 4 पॉइंट हमने इसके अंतर को लिखा है, आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़। 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख करें। 3 विशेषताओं को इसमें लिखना है। तो समतल, इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। यह भी VVI क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, इसलिए इसको नोट करके याद कर लीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण और दूसरी तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण। एक तरफ अवतल दर्पण और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में सबसे पहला पॉइंट है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्ता केंद्र की ओर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह वक्ता केंद्र की ओर होता है। इसका पहला पॉइंट है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह वक्ता केंद्र के विपरीत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह वक्ता केंद्र के विपरीत होता है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण के भांति कार्य करता है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण के भांति कार्य करता है। इसका तीसरा पॉइंट है, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और इसका तीसरा पॉइंट है, यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका 4 नंबर पॉइंट है, अवतल दर्पण के द्वारा हम वस्तु से बड़े प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा हम वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि चौथा पॉइंट है इसका, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। चलिए इसके 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है? यानी तात्पर्य बताना है कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी 8वां में हमने लिख रखा है, इसको देख लीजिए। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल या उत्तल या समतल? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब केवल बनता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों किया जाता है? चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किया जाता है क्योंकि प्रतिबिंब बनता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यह बुक में क्वेश्चन नहीं है, यह अपना से क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि इस पर यह समझ जाएंगे तो इस 10 नंबर क्वेश्चन को समझने में आसानी होगा। चलिए, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाइए।
यानी कि एक चित्र द्वारा दर्शाना है। अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाना है। यहाँ पर देखिए, यह एक अवतल दर्पण का चित्र बना लिए हैं। यह P एक बिंदु है, P क्या है, ध्रुव है, P क्या है हमारा, ध्रुव है, और यह F फोकस दूरी है और C वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए चित्र, अवतल दर्पण का यह चित्र है। P हमारा क्या है, P ध्रुव है, और F क्या है, F फोकस दूरी है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है। और P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा अर्थात PC मुख्य अक्ष है। PC क्या है हमारा, P और C क्या है, यह मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, यह समझ गए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन है F बराबर R/2 सिद्ध करना है। जिस क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। उस वीडियो को, उसका हम स्पेशल वीडियो बनाकर चैनल पर डाल देंगे। वह जाकर उस सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है F बराबर R/2, उसको जाकर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी पढ़ने में आसानी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।